ओके स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने लाइन के टॉपिक को कंप्लीट किया। नाउ टुडे विल सी प्लेन। अब प्लेन क्या होता है? प्लेन जिसको हम लोग बोलते हैं ना सरफेस। हाँ, तो सरफेस की इक्वेशन होगी। अब अगर आप सोचोगे सरफेस, तो सरफेस को ड्रॉ कैसे करेंगे? सरफेस तो कैसा भी इरेगुलर शेप में हो सकता है। लाइन को तो हम लोग फिर भी ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, और लाइन को हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं आगे, है ना। लाइन के दोनों एंड फिक्स नहीं होते हैं, वेक्टर के दोनों एंड फिक्स होते हैं। वेक्टर के दोनों एंड्स फिक्स होते हैं, लाइन के एंड्स फिक्स नहीं होते हैं, कंटिन्यूअस एक्सटेंड होते रहते हैं, जितना चाहे एक्सटेंड कर सकते हैं। अच्छा, ये तो लाइन या वेक्टर के बारे में बात हो गई। बट प्लेन, या जिसको हम लोग सरफेस बोलते हैं, ये कैसे सीखा जाए? सरफेस मतलब क्या? बताइए पांडे जी, आप कुछ बताना चाहोगे सरफेस या प्लेन मतलब क्या? तो सरफेस के ऊपर कुछ एग्जिस्ट कर सके। अच्छा, अरे सिंपल, अगर मैं एक क्यूब ले लूँ। एक क्यूब दे रहा हूँ मैं, 6 सरफेसेस इसके। इसका 6 सरफेसेस है। ठीक है, हाँ। कोई भी एक सरफेस को ले लो। एक ले सेकेंड, हाँ। लिया। एक सेकेंड, एक कॉल आ रहा है मुझे। हाँ तो स्टूडेंट देखिए, प्लेन या जिसको हम लोग सरफेस बोलते हैं, अगर मैं क्यूब ले लूँ तो क्यूब में कितने सरफेस रहेंगे? 6 सरफेस रहेंगे, ठीक है। 6। कोई भी एक सरफेस को ले लो। ठीक है, चलो, ये ऊपर का एक सरफेस हमने ले लिए। ठीक है, अब इस सरफेस को ना चारों तरफ से एक्सपांड कर दो। मतलब लिमिट मत रखो इसके सरफेस की, एक्सपांड कर दो। तो सर कितना एक्सपांड करना है? जितना चाहे उतना एक्सपांड कर लो। मतलब सरफेस के चारों एंड फिक्स नहीं होते हैं, एक्सपांड होते रहते हैं। जिस तरह लाइन में क्या होता है, लाइन के दोनों एंड एक्सटेंड होते रहते हैं, वैसे ही प्लेन के चारों एंड हम लोग जितना चाहे उतना एक्सपांड कर सकते हैं। अब समझ में आया? तो ये भी, ये कॉर्नर भी दूर हो जाएगा, ये कॉर्नर नीचे आ जाएगा काफ़ी। मतलब कोई लिमिट ही नहीं है, जितना चाहे उतना दूर तक लेके चले जाओ इसको। अब समझ में आया? यस सर। हाँ, यस सर। मतलब अगर मैं बात करूँ ना, तो प्लेन के ये चारों एंड आपको कभी दिखेंगे ही नहीं, आप कभी देख ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो इतना दूर चले जाएगा, इन्फिनिटी डिस्टेंस पे चले जाएगा। अब समझ में आया? यस सर। हाँ, तो ये यस प्लेन, सर। या जिसको हम लोग बोल सकते हैं सरफेस। अच्छा, सरफेस को मैं रेड कलर से ऐसे ड्रॉ करूँगा। आप समझ जाओ ये सरफेस है। मतलब रेड कलर से सरफेस, मतलब समझ में नहीं आया। अरे ऐसा समझो, ये ग्राउंड है। ग्राउंड कैसा होता है सरफेस जैसे ही तो होता है। यस अब समझ में आया? सर। ग्राउंड, ग्राउंड जैसा समझो। मतलब मैं इसको, मैं प्लेन को प्लेन ना ड्रॉ करते हुए लाइन जैसा ड्रॉ करूंगा। लाइन जैसा ड्रॉ करूंगा, लेकिन लाइन नहीं बनाऊंगा मैं। रेड कलर अपने प्लेन के लिए फिक्स रहेगा, रेड कलर प्लेन के लिए फिक्स रहेगा। ठीक है, और प्लेन ये कंटिन्यू ऐसे एक्सटेंड हो रहा है हर तरफ से, उधर से भी इधर से भी, हर तरफ से एक्सटेंड होते जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ये हो गया प्लेन। क्या प्लेन में कोई डायरेक्शन आपको नजर आई? नहीं। प्लेन में कोई डायरेक्शन होती ही नहीं है, मतलब कोई वेक्टर डायरेक्शन
नहीं होगी, क्योंकि वो हर तरफ से एक्सपांड हो रहे हैं, चारों डायरेक्शन से एक्सपांड हो रहे हैं वो, तो इसमें कोई डायरेक्शन ही नहीं है। सो प्लेन और सरफेस हैज नो डायरेक्शन। सो जब डायरेक्शन ही नहीं है तो क्या रहेगा? नो डायरेक्शन एंगल, डायरेक्शन एंगल भी नहीं होगा, फिर डायरेक्शन कोसाइन भी नहीं होगा, डायरेक्शन रेशियो भी नहीं। डायरेक्शन रेशियो भी नहीं होगा। प्लेन में कोई एंगल, कोई कोसाइन, कोई रेशियो, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। ठीक है, तो फिर प्लेन को स्टडी करने के लिए क्या यूज़ करते हैं पता है? इस पे एक परपेंडिकुलर वेक्टर का सपोर्ट लेते हैं। किसका सपोर्ट लेंगे? परपेंडिकुलर वेक्टर का सपोर्ट लेते हैं, जो खुद डायरेक्शन रखते हैं। ये क्या है? ये वेक्टर है ना, जो किसी पॉइंट से, मतलब पॉइंट पी से एम तक परपेंडिकुलर है। ठीक है, हाँ। तो अब ये एन, एन बार, ये वेक्टर है और ये परपेंडिकुलर है प्लेन को, तो इसको स्पेशल नेम दिए। इसको स्पेशल नेम क्या दिए पता है? एन बार इज कॉल्ड नॉर्मल। एन बार को क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहे हैं? हाँ। यस अभी सर। आइए, अब हम लोग प्लेन की इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। प्लेन की इक्वेशन कैसे होती है? फर्स्ट देख लो, प्लेन, प्लेन पे वेक्टर, और प्लेन का एक पासिंग पॉइंट अपने पास है, ए बार। प्लेन पे अगर पासिंग पॉइंट अपने पास है ए बार, तो प्लेन की इक्वेशन कैसी रहेगी? आर डॉट एन इक्वल ए डॉट एन। ठीक है, आर अपना वही जो लाइन में हमने सीखा था, है ना, वेक्टर फॉर्म के लिए आर लगता है, डॉट एन, और राइट साइड भी ए डॉट एन। एन को कैंसिल मत कर देना, काफ़ी सारे स्टूडेंट समझ रहे हैं सर ये एन और एन मल्टीप्लाई में तो कैंसिल हो जाएगा, ऐसा नहीं, वेक्टर में डायरेक्ट कैंसिल नहीं होता है। ठीक है, सेकेंड, प्लेन, अब इसमें ना नॉर्मल तो है, लेकिन ओरिजिन से आया हुआ है, ये स्पेशल केस है, ओरिजिन से आया हुआ है, तो इसको हम लोग ओ एन बोल सकते हैं, जिसको हम लोग एन बार भी बोल सकते हैं। डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ मैं, ओरिजिन से वेक्टर हमेशा दूर की डायरेक्शन में होते हैं। हाँ, ओ एन, ओ एन है इस बार नॉर्मल, है ना, जिसको हम लोग एन बार बोल सकते हैं। याद है ना, ओ ए को हम लोग ए बार बोलते हैं, ओ बी को बी बार बोलते हैं, तो ओ एन क्या हो जाएगा? एन बार हो जाएगा। तो इस बार प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या लगेगा पता है? ये देखिए, आर डॉट एन इक्वल, इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ एन स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ एन हो जाएगा। क्यों? रीज़न क्या है सर? ऐसा क्यों हो गया? देखो ऊपर वाला फॉर्म देखो आप, आर डॉट एन इक्वल ए डॉट एन, ए बोले तो पासिंग पॉइंट, हाँ, तो पासिंग पॉइंट, पासिंग पॉइंट, और ये कौन? नॉर्मल। तो यहाँ पे जरा आप देखोगे तो प्लेन किससे पास हो रहे हैं? खुद एन से पास हो रहे हैं, और नॉर्मल भी एन है, तो ये क्या हो जाएगा? कभी भी दो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। आप समझ में आए आपको? यस सर। हाँ, आप सुनो, यहाँ पे कितने मैग्नीट्यूड है अपने पास?
दो मैग्नीट्यूड है, एक को लेफ्ट में ले लो, लेफ्ट में आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा ऐसे, और एक मैग्नीट्यूड इधर रह जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा आर डॉट, ये हो जाएगा एन कैप, है ना, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड विल बी यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर। और राइट साइड ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ एन, मतलब एन का मैग्नीट्यूड बोले तो क्या, इसकी लेंथ हो जाएगी, देखो ओ से एन तक की लेंथ होती है ना मैग्नीट्यूड ऑफ एन, तो इसको हम लोग यहाँ पे पी नेम दे देंगे या के नेम दे दो। ये है ओरिजिन वाले नॉर्मल के लिए स्पेशल केस, समझ में आया आपको। यस सर। थर्ड, देख लो, एक प्लेन है ना, रेड कलर में प्लेन है, और नीचे दो वेक्टर है, दो वेक्टर है, बी बार सी बार, प्लेन का पासिंग पॉइंट ए बार है। तो सुनो, प्लेन प्लेन पैरेलल है बी बार को, प्लेन पैरेलल है सी बार को, बट बी और सी पैरेलल नहीं है। ज़रा ये केस सोचो आप, ये केस कैसा है। सब प्लेन कहीं से भी एक्सपांड हो सकता है ना, हाँ, इसीलिए वो पैरेलल हो जाएगा सी ओ बी को। नहीं ये तो डेटा है, डेटा से प्रोवाइड किया गया कि मतलब दो वेक्टर है बी सी, वो दो वेक्टर हाँ। आपस में पैरेलल नहीं है, लेकिन प्लेन के साथ दोनों पैरेलल है। मतलब अगर मैं इसको इसको देखो, इसको अच्छे से एकदम ड्रॉ करके बताता हूँ। देखो प्लेन, ठीक है, और नीचे मैं लेता हूँ क्यूब, ये सब एग्जांपल बेस्ट हो जाती है। सुनो, ये देखो, ऐसे हैं, ये ऊपर का सरफेस ले लो, कौन सा सरफेस, ऊपर वाला, और क्यूब के ऐसे ऊपर वाला सरफेस ले लो, इस पे एक वेक्टर है ऐसे, ठीक है, और क्यूब के नीचे वाला सरफेस, इस पे वेक्टर है ऐसे। देखो, प्लेन दोनों के साथ पैरेलल है कि नहीं, है। क्या वो दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल है, नहीं। नहीं, तो ये वाला केस है वो, vectors are not parallel to each other but each of them is parallel with plane। ठीक है, तो इसको ऐसा बोला जाता है, plane is parallel to two non coplanar non parallel vectors। ठीक है, तो सुनो, अगर दो वेक्टर बी सी है, अगर मैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लूंगा तो क्या आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा तो क्या आएगा, ये ऐसे एन बार हो जाएगा कि नहीं, डायरेक्ट प्लेन को परपेंडिकुलर जाएगा, देखो बी क्रॉस से क्या होता है, बी क्रॉस से क्या होता है, अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स। अगर मैं बी क्रॉस सी निकालूंगा, मैं अगर बी क्रॉस सी निकालूंगा, तो बी क्रॉस सी क्या रहेगा, बी को और सी को परपेंडिकुलर वेक्टर रहेगा, और वो इनडायरेक्टली प्लेन को भी तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। सोचो जरा, यहाँ सर। है ना, मतलब इस बार एन जो है वो बी क्रॉस सी बन जाएगा। तो टाइप नंबर वन,
आर डॉट एन इक्वल ए डॉट एन, वही रहेगा। आर डॉट एन इक्वल ए डॉट एन, वही रहेगा। वेयर एन कैन बी फाउंड आउट बाय टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और क्रॉस प्रोडक्ट इन द वेक्टर बी एंड सी। ठीक है, चलिए एक फॉर्म और बाकी है, पहले आप इतना नोट कीजिए ना।